नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे रीजनिंग की दुनिया में, यानी रीजनिंग को समझेंगे। रीजनिंग होता क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या है, और हमारे एग्जाम में किस किस प्रकार का प्रश्न रीजनिंग से पूछा जाता है, हर बात को समझेंगे। कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है, सब चीज को ध्यान में रख करके आज हम लोग रीजनिंग का प्रारंभ करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग का। देखो, पहले समझो, बात पहले रीजनिंग का हो, इसको हिंदी में कहा जाता है तर्क शक्ति। अच्छा, एक बात बताइए, नाम से नहीं पता चलता है? तर्क शक्ति यानी आपके सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति। चलिए, तो पहले हम लोग रीजनिंग को डिफाइन कैसे करेंगे, इस बात को समझते हैं। देखिए, रीजनिंग जो है वह किसी मनुष्य के सोच, क्षमता, योग्यता, कार्य प्रणाली, व्यवहारिक कला इत्यादि को मापने का यंत्र है, जिसे एक विषय की संज्ञा दी गई है। जिसे एक विषय की संज्ञा दी गई है। समझ गए बात को? नाम से पता चलता है रीजनिंग, जिसको हिंदी में तर्क शक्ति कहा जाता है। तो रीजनिंग क्या है? रीजनिंग जो है वह किसी मनुष्य के सोच, क्षमता, योग्यता, कार्य प्रणाली, व्यवहारिक कला इत्यादि को मापने का यंत्र है, जिसे एक विषय की संज्ञा दी गई है। कहने का मतलब है कि रीजनिंग से आपके तर्क शक्ति का जांच किया जाता है कि आपके माइंड का पावर क्या है। समझ गए बात को? चलिए, यह तो रीजनिंग का पात्र परिचय हुआ। हमने रीजनिंग को समझाया कि एक्चुअली रीजनिंग है क्या, इसको हिंदी में कहते क्या है, तो तर्क शक्ति कहते हैं। रीजनिंग क्या है? तो रीजनिंग जो है वह किसी मनुष्य के सोच, क्षमता, योग्यता, कार्य प्रणाली, व्यवहारिक कला इत्यादि को मापने का यंत्र है, जिसे एक विषय की संज्ञा दी गई है। देखो मेरे भाई, रीजनिंग को हम लोग जो पढ़ेंगे वह दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक हो गया आपका वर्बल रीजनिंग, एक क्या हो गया आपका वर्बल रीजनिंग, और दूसरा जो इसका पार्ट हो गया वह हो गया आपका नन वर्बल रीजनिंग। क्या हो गया? नन वर्बल रीजनिंग। वर्बल का अर्थ आप लोग जानते होंगे, वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक। नन वर्बल अशाब्दिक। शाब्दिक कहने का मतलब जिसमें लैंग्वेज हो, शाब्दिक हो गया। और नन वर्बल जो रीजनिंग आपके समक्ष डायग्राम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है वह नन वर्बल हो गया। तो रीजनिंग को हम लोग कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटा करते हैं। एक वर्बल रीजनिंग हो गया, दूसरा नन वर्बल। वर्बल यानी यह लैंग्वेज के रूप में होगा, शब्द के रूप में गिवन होगा। नन वर्बल जो डायग्राम के रूप में होगा, यानी बिना शब्द वाला प्रश्न। समझ गए बात को? तो रीजनिंग को हम लोग दो भाग में बांटे, वर्बल और नन वर्बल। इसमें आपको 8 या 9 चैप्टर पढ़ना है नन वर्बल में। हमने चैप्टर का विवरण नहीं लेके आया है, क्यों उसमें हम टाइम लॉस करें कि कौन कौन चैप्टर। हम तो पढ़ाना शुरू कर देंगे आज से बिना टाइम लॉस किए हुए। पहला चैप्टर का शुरुआत कर देंगे आपका, और जैसे जैसे चैप्टर आएगा आपको खुद ब खुद लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे बहुत लोग को एग्जाम देते होंगे तो पता भी होगा आपके एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर से प्रश्न आता है। हम कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, हर चैप्टर को पढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत कर देते हैं जल्द से। चलिए, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्बल रीजनिंग को। नन वर्बल तो डायग्राम वाला हो गया, हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्बल। वर्बल भी दो भाग में बढ़ता है, एक मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग हो गया, दूसरा एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग हो गया। मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग मतलब शाब्दिक हो, जिसमें मैथमेटिक्स को रिलेट किया गया हो। समझ गए बात को? जैसे बहुत जगह रीजनिंग में आपको मैथमेटिक्स का भी प्रयोग किया जाता है ना। तो आपको जोड़ने घटाने, है ना, बहुत सारा प्रक्रिया, यही है मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग, यानी वर्बल रीजनिंग को मैथमेटिक्स से रिलेट करना। चलिए, और दूसरा हो गया आपका एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग। एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषणात्मक। क्या होता है? विश्लेषणात्मक। जैसे आपको पजल दे दिया जाता है ना, अरेंजमेंट के लिए कंटेंट्स निर्देश दे दिया जाता है, यानी वो एनालिसिस दे दिया जाता है, और उसके आधार पर आपको प्रश्न का जवाब देना होता है। तो यह हो गया आपका एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग। समझ गए बात को? हमने रीजनिंग को दो भाग में बांटा, वर्बल और नन वर्बल। वर्बल को हमने दो भाग में बांटा, मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग। तो सबसे पहले हम लोग वर्बल रीजनिंग को देखेंगे। हमने चैप्टर का विवरण आपके समक्ष नहीं लाया है, उसको बताने की ज्यादा टाइम लॉस करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम पहला चैप्टर का शुरुआत कर लेते हैं सीधा सीधी। चलिए, हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वर्बल रीजनिंग के दायरा में, वह है कोडिंग डिकोडिंग, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है मेरे भाई?
कोडिंग डिकोडिंग, यह पहला चैप्टर, हमने चैप्टर का शुरुआत कर दिया है। समझ गए बात को? कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सांकेतिक भाषा परीक्षण। क्या कहा जाता है मेरे भाई? सांकेतिक भाषा परीक्षण। चलिए, इस चैप्टर को समझने से पहले हमको अल्फाबेट का पूर्ण रूपेण जानकारी होना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं कि अल्फाबेट आपको नहीं आता है, अल्फाबेट आता है, आप जानते हो इसमें 26 लेटर हुआ करता है। यह सब बात हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 वोवेल हो गया, बाद बाकी आपका कॉन्सोनेंट हो गया, यह सब हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, यह आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। लेकिन आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि अल्फाबेट का जानकारी होना जरूरी है? तो अल्फाबेट का जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप एक बात जान लीजिए कि बिना रीजनिंग जो है वह बिना अल्फाबेट का संभव ही नहीं है। रीजनिंग अगर है तो वहां अल्फाबेट जरूर आपको माइंड में सेटल होना चाहिए। अब पूछिए, अल्फाबेट तो सेटल है ही है सर, हमको एबीसीडी यही करता है, बड़का लिखे लाता है, छोटका लिखे लाता है, 26 गो लेटर होता है, 5 गो वोवेल होता है, 21 गो कॉन्सोनेंट होता है, यह सब तो हमको यही करता है। हाँ, आपको आता जरूर होगा, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं अल्फाबेट पर जोर हम क्यों दे रहे हैं, और हमारे रीजनिंग के लिए क्या अल्फाबेट से समझना जरूरी है, किन बातों का अल्फाबेट में ध्यान रखना जरूरी है? तो चला हुआ यह है कि आपको अल्फाबेट का टोटल 26 लेटर का पोजीशन याद रखना है। जैसे ए का पोजीशन नंबर 1, बी का पोजीशन नंबर 2, सी का पोजीशन नंबर 3, लगातार है तब बोल रहे हैं। हमको तो याद है भाई, हमारा दिन भर का रोजगार है, आपके भी माइंड में पूरा सेट हो जाना चाहिए। एम का 13, पी का 16, क्यू का 17, डब्ल्यू का 23, जहां तहां से, यानी पूरा अल्फाबेट के 26 लेटर का हर लेटर का बारीकी ढंग से आपको पोजीशन याद होना चाहिए। उसके बाद दूसरा बात क्या ध्यान रखना है, हर लेटर का आपको इनवर्स यानी उल्टा लेटर याद करना है। जैसे उल्टा कहने का मतलब, एक का उल्टा क्या हुआ? जेड। उल्टा का अर्थ समझिए, एक का पोजीशन बाईं तरफ से पहला तो जेड का पोजीशन दाईं तरफ से पहला, बी का उल्टा बाई। ऐसा क्यों? तो बी का बाईं तरफ से पोजीशन दूसरा, जबकि बाई का हो जाएगा आपका दाईं तरफ से पोजीशन दूसरा। सी का उल्टा एक्स, ऐसा क्यों? सी का बाईं तरफ से पोजीशन तीसरा, जबकि एक्स का दाईं तरफ से पोजीशन तीसरा। तो यह दो चीज आपको अल्फाबेट में एकदम याद होना चाहिए अगर आप रीजनिंग को सीखना चाहते हैं। एक बात समझ लीजिए, 40 से 50% रीजनिंग ऐसा होता है जो घुरा फिरा के अल्फाबेट पर ही निर्धारित होता है। तो आज के बाद आपका सबसे पहला काम होगा, आपको पूरा देखिए, पूरा अल्फाबेट का जो है, हर अल्फाबेट का पोजीशन और हर अल्फाबेट के लेटर का जो है आपको इनवर्स यानी उल्टा लेटर आपको याद होना चाहिए। तो उसी के लिए, याद करने के लिए हम कुछ बात को बताएंगे, उन बातों को आपको ध्यान में रख करके यह दोनों चीज का मनन करना है। चलिए, अल्फाबेट में टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर हुआ करता है। इसमें देखो मेरे भाई, ए से लेकर यम तक को कहा जाता है फर्स्ट हाफ। क्या कहा जाता है? फर्स्ट हाफ, यानी अल्फाबेट का आधा हुआ हिस्सा, जबकि एन से जेड तक को कहा जाता है सेकेंड हाफ। मेरे भाई ध्यान रखना, ए से लेकर एम तक को क्या बोलेंगे? फर्स्ट हाफ बोलेंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रथम अर्धांश। क्या कहा जाता है? प्रथम अर्धांश। जबकि एन से जेड तक को कहा जाता है सेकेंड हाफ, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है द्वितीय अर्धांश। क्या कहा जाता है मेरे भाई? द्वितीय अर्धांश कहा जाता है। ए टू एम फर्स्ट हाफ, एन टू जेड सेकेंड हाफ। तो अंग्रेजी वर्णमाला को हमने दो भाग में बांटा। चलिए, सबका पोजीशन ऐसे तो लिखा हुआ है, तो यह तो बिल्कुल यह दिख ही रहा है, ऐसे बोलना तो आसान बात है। एकदम आपके मुंह में लेटर आए, उसका पोजीशन भी ऊपर ऊपर आपके माइंड में घुस जाना चाहिए। इतना आपको प्रैक्टिस करना है। देखो मेरे भाई, ए का 1 हो गया, बी का पोजीशन 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13। मेरे भाई, एम का क्या हो गया? 13। यह चर्चा हुआ
फर्स्ट हाफ का यानी प्रथम अर्धांश का। अब चर्चा करते हैं सेकेंड हाफ का। किसका? सेकेंड हाफ का। चलिए, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, भी का 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड क्या हो गया आपका मेरे भाई? 26 हो गया। जेड क्या हो गया आपका? 26 हो गया। तो यह था आपका अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला का 26 लेटर और उसका पोजीशन। तो आपको याद करना है, बिल्कुल याद करना है ना। ए से लेकर एम तक को क्या बोलेंगे? फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश। एन से जेड तक को क्या बोलेंगे? सेकेंड हाफ यानी द्वितीय अर्धांश बोलेंगे। चलिए आगे थोड़ा चर्चा हो जाए। देखो, उसी चीज को याद करने के लिए, अल्फाबेट के पोजीशन को याद करने के लिए हम 2-3 वर्ड आपको बताएंगे जिसके मदद से आपको अल्फाबेट का 26 लेटर का पोजीशन लगभग लगभग याद हो जाएगा। उसमें पहला वर्ड है इजोती। क्या है मेरे भाई? पहला वर्ड इजोती है। अगर नहीं समझ में आए तो ज्योति आप परिचित कर लीजिए, ज्योति से कोई रिलेशन लगा लो, आप उसमें ई जोड़ लीजिए। समझ लीजिए ज्योति आपका कोई है। अब कोई है का मतलब आप समझ रहे हैं, ज्यादा हमको डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मे भी ऐसा नहीं, आपकी बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है ज्योति। हम नाम का चर्चा कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी में मत डालना। देखो ज्योति का बात बोल रहे हैं, इसमें आप ई लगा दीजिए। आपको याद क्या रखना है? ई ज्योति। क्या याद रखना? ई ज्योति। अब हम क्यों बोल रहे हैं ज्योति याद रखने के लिए? देखो मेरे भाई, अगर आप ई ज्योति वर्ड को याद रखते हो तो इससे आपको 5 का मल्टीपल पोजीशन वाला लेटर याद रहेगा। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, बाई क्या हो जाएगा? 25। तो इजोती याद रखना क्यों जरूरी है? ज्योति प्लस में ई आगे जोड़ दीजिए, बन जाएगा इजोती। इजोती से आपको क्या मिलेगा? तो 5 के पोजीशन वाला, 5 के मल्टीपल पोजीशन वाला लेटर मिलेगा। ई का पोजीशन 5, जे का 10, ओ का 15, टी का हो गया 20, बाई क्या हो गया? 25। अच्छा एक बात सोचिए, अच्छा आप बताओ, अगर आप जान रहे हो कि ई का 5 होता तो उसके आगे एफ होता, तो एफ का 6 आप जानिए जाइएगा। अगर ई का 5 याद है तो उसके पहले डी होता है तो डी का 4 आप जानिए जाइएगा। उसके पहले सी होता है तो सी का 3 हो जाएगा, ये आपको पते हो जाएगा। अगर टी का पोजीशन 20 है तो टी के बाद यू आता है तो यू का 21 हो जाएगा। टी से पहले यस आता है तो अगर टी 20 है तो यस कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे वर्ड को याद करने के लिए आपको बोल रहे हैं। एक दूसरा वर्ड है जिसका नाम है सफिलोरक्स। क्या नाम है? सफिलोरक्स नाम है। इससे 3 का मल्टीपल याद रहता है। चेला क्या याद रखता है? 3 के मल्टीपल वाला पोजीशन वाला अल्फाबेट का लेटर। जैसे सी का हो गया 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21, एक्स का 24। तो सफिलोरक्स से क्या याद रहेगा आपको? 3 के मल्टीपल पोजीशन वाला, है ना, मल्टीपल पोजीशन वाला अल्फाबेट का लेटर यानी सफिलोरक्स। सी का 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21, एक्स का 24। तो 2 वर्ड हमने आपको सहारा लेने के लिए बोला। एक इजोती जिससे 5 का मल्टीपल पोजीशन वाला अल्फाबेट याद हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25। और सफिलोरक्स याद रखोगे तो 3 के मल्टीपल पोजीशन वाला 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। समझ गए बात को? तो यह दोनों वर्ड अगर आप याद रखते हो तो याद करने में आपको काफी ज्यादा सहूलियत होने वाला है। लेकिन मेरे भाई, हम जैसे बोले थे ना कि जैसे आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं बारीकी ढंग से, कंसेप्ट के साथ फुल्ली सारे प्रश्नों का रिवीजन, वही काम रीजनिंग में करेंगे। पहले आपको कंसेप्ट देंगे, फिर हर एक प्रकार का प्रश्न उस चैप्टर से क्लियर करवाएंगे, ताकि जिस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आया है उससे आप भेंट कर लीजिए। आगे आने वाले एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न आएगा, यह हम कह देते हैं आपको। समझ गए बात को? तो आज से जैसे आपको
हमने शुरू में बोला था, मैथमेटिक्स जब शुरुआत किया था हमने मैथ्स का, तो हमने आपको बोला था चेला मेरा कॉपी आप अलग से बना लेना। तो आज से फिर वही काम कीजिएगा, एक कॉपी खरीद लीजिए स्पाइरल बाइंडिंग वाला। जैसे आपने मैथ का सिलसिलेवार ढंग से लिखा, बारीकी ढंग से समझा, प्रश्न का प्रैक्टिस किया, तो उसी प्रकार से आज से आपका काम है रीजनिंग का भी कॉपी आप तैयार कर लोगे सिलसिलेवार ढंग से। जैसे हम कंटेंट्स बताएंगे वैसे लिखोगे, फिर प्रश्न का प्रैक्टिस करवाएंगे वह भी आप लिखते चलोगे साथ में। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा आपके पास रीजनिंग का पूरा जो है मटेरियल तैयार हो जाएगा। जब भी आपको सैटरडे संडे चाहे कोई छुट्टी के अवसर पर अगर आपको मौका मिलता हो तो उन सारी बातों का रिवीजन कीजिए, प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिए, सब चीज क्लियर होगा। हम यह बात पहले भी बोले थे कि मैथ्स आपको जिंदगी में लास्ट वर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी आपको जिंदगी में लास्ट वर पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आपको पढ़ना नहीं, इसके बाद आपका नौकरी, इसके बाद आगे का जिंदगी आप एंजॉय कीजिए। सब दिन पढ़ाई में तो नहीं बिताना है आपको भाई, आगे भी आपका जिंदगी है, शादी ब्याह कीजिए, फिर बाल बच्चा होगा, फिर आगे का सोचिए आप, है ना। तो इस प्रकार से हमको पढ़ाई करना है, शुरू से ही टारगेट रखना है। ऐसा नहीं करो कि आज मेरे पास पढ़ रहे हो कल तुमको फिर से कहीं पढ़ने का नौबत आ जाए, ऐसा काम मत करना। लास्ट बार पढ़ाई है आपका, सही ढंग से पढ़ो, मेहनत करो मेरे साथ, जो कंटेंट्स बता रहे हैं रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, लिखते रहो सारे बात को। जब भी भुलाओ कॉपी खोल करके रिवीजन कीजिए, आप सब चीज क्लियर हो जाएगा। दोबारा रीजनिंग भी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। चलिए, तो याद करने के लिए, पोजीशन याद करने के लिए हमने आपको दो वर्ड का सहारा दिलवाया। एक था इजोती, दूसरा था सफिलोरक्स। इजोती से 5 का मल्टीपल पोजीशन याद रहता है और सफिलोरक्स से 3 के मल्टीपल पोजीशन वाले लेटर आपको याद रहता है। और हम आपको बता देते हैं याद करने का तरकीब। आप जिनके भी साथ रूम में रहते हो, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, पटना रहते हैं, अगर आपका कोई रूममेट है, रूममेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब आपके बगल वाले से उसको 10 मिनट बुला लीजिए, बोलिए भाई साहब आइए आज हम आपको आज खाना हम खिला देंगे। उसको साथ में बैठाइए और थोड़ा उससे जो है पूछताछ करना शुरू कीजिए कि भैया बल आप हमसे 10 मिनट पूछिए ना, थोड़ा अल्फाबेट ए का पोजीशन भी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो और अगला आदमी को पूछने के लिए बोलो। 1-2 दिन थोड़ा उनको बुला करके नाश्ता करवाइएगा, आपको पूरा पोजीशन याद हो जाएगा। अगर रूममेट है तो साथ में रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे अपने घर पे हैं वो घर पे ही रहें, सुरक्षित ढंग से जहां भी हैं जैसे भी हैं रहिए। तो आपके भाई बहन जो भी हो, कजन हो, आप उनसे पकड़ करके थोड़ा 5-10 मिनट जो है पूछताछ करने का प्रक्रिया कीजिए, याद कर लीजिए आप। क्योंकि याद करना, देखिए रीजनिंग जितना पढ़ना जरूरी है उतना रीजनिंग में आपको अल्फाबेट का पोजीशन और उसका उल्टा लेटर याद करना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना रीजनिंग अधूरा है। अगर यह नहीं आएगा तो रीजनिंग का क ख ग घ आपको नहीं आता है। समझ गए बात को? इसलिए पोजीशन तो आज ही आप टारगेट बनाओगे कि आपको पूरा 26 लेटर का पोजीशन याद हो जाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं हर लेटर का उल्टा याद करने के लिए क्या करेंगे। मेरे भाई, हर लेटर का उल्टा याद करने के लिए देखिए, एक आपको हम यह जो आपको दे रहा है ना डेटा, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है? उफ बाई लभ सट गेज पी के मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। क्या बोला? उल्टा याद करने के लिए एकदम रट जाइए, रट जाइए, रट जाइए। जैसे आप गांव घर का पिया को देखे हैं ना, वह देखिए पीता कम है लेकिन दिखाता ज्यादा है, और वह एक ही बात को बार बार फेंकते रहेगा। और एक कहानी बना करके बढ़िया बढ़िया, जब आदमी नशा में होता है ना तो देखिएगा बढ़िया बढ़िया रामायण महाभारत का कहानी उतना बढ़िया, वो जब सही स्थिति में उसका शरीर होता है तो वो बढ़िया बढ़िया बात नहीं जानता है, लेकिन उस स्थिति में इतना बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा कि पता नहीं लगेगा कि कितना बड़ा ही पारंगत है ना। तो आपको थोड़ा नशा करना है। नशा हम ही नहीं करते हैं, आप दारू पी लीजिए, गांजा पी लीजिए, भांग खा लीजिए, नहीं, आपको पढ़ाई का नशा करना है। और देखो यह बात का बार बार आपको रिवीजन करना है। उफ बाई लब, रट जाइए, उफ बाई लब। क्या बोला? जैसे एक पियाक एक बात पर रिजिड होता है ना, साइको है उसके माइंड में, वैसे ही आपको इसके प्रति साइको हो जाना चाहिए। उफ बाई लब सट गेज पी के मैंने जे क्यू सी एक्स डब्ल्यू। उफ बाई लब सट गेज पी के मैंने जे क्यू सी एक्स डब्ल्यू। उफ बाई लब सट गेज पी के मैंने जे क्यू सी एक्स डब्ल्यू। ऐसा क्यों मेरे भाई? यहां यू का उल्टा एफ हो गया,
एफ का उल्टा यू हो गया, बी का उल्टा बाई, बाई का उल्टा बी। देखिए लव कितना खतरनाक शब्द है जो आपकी जिंदगी के लिए कितना खतरनाक साबित होता है, यहीं से आप देख लीजिए। लव जो है इसमें जितना भी लेटर आया है सब अपने आप में उल्टा पुल्टा लेटर है, इसलिए इसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। अपने उल्टा पुल्टा है, आपकी जिंदगी को उल्टा पुल्टा बना देता है। तो लव सबसे यहीं से होशियारी बरत लेना है। लव में देखिए यल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा यल, भी का उल्टा ई का उल्टा भी। आगे बढ़ते हैं, शटगेज का बात करते हैं। एस का उल्टा एच, एच का एस, आई का आर, आर का आई, टी का उल्टा जी, जी का उल्टा टी, ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी का उल्टा के का उल्टा पी, यम का उल्टा एन, एन का उल्टा यम, जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे, सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी, डी का उल्टा डब्लू, डब्लू का उल्टा डी। समझ गए बात को? यह था हर लेटर का अपोजिट लेटर। क्या याद रखना है? उफ बाई लब, सट गेज पी के मैंने, जे क्यू सी एक्स नहीं, अच्छा सी एक्स डी डब्ल्यू। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, देखो अगर यह नहीं भी याद है ना तो इसका एक ऑप्शन हम आपको तलाश करके दे रहे हैं, समझ लीजिए बात को। अगर यह नहीं भी याद है तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन पोजीशन आपको एकदम माइंड में सेट होना चाहिए, कल याद होना चाहिए ईमानदारी पूर्वक। ऑफलाइन क्लास होता तो मार चूर के याद करवा देते हैं, ऑनलाइन में है अब क्या मारे, हम कैमरा को थोड़ी मारेंगे जाकर के भाई। तो इसलिए आप अपना ईमानदारी से काम करोगे। और अल्फाबेट का पोजीशन आज हम आपको समझिए एक होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, पोजीशन पूरा हर लेटर का याद हो जाना चाहिए। अब देखिए उल्टा का एक रास्ता हम निकाल देते हैं। अगर आपको उल्टा नहीं भी याद है, देखिए यहां लिखा गया नोट करके कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यानी इंग्लिश अल्फाबेट में किसी अक्षर के विपरीत का अक्षर, किसी अक्षर के विपरीत का अक्षर ज्ञात करने हो तो 27 में से घटाकर, 27 में से घटाकर ज्ञात कर लेंगे। समझ लीजिए बात को। ऐसा क्यों बोला गया चेला? अगर देखिए अगर आपको पोजीशन याद है, हर एक लेटर का इनवर्स लेटर नहीं याद है, यानी उसका उल्टा लेटर नहीं याद है, याद करने के लिए हम बता दिए कहानी। उफ बाई लब, सट गेज पी के मैंने, जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। इसमें आपको टोटल 26 लेटर का कहानी है और हर दो जुड़ाव जो है वो एक दूसरे, एक दो लेटर का जो जुड़ाव है एक दूसरे का अपोजिट है। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, यह जो बात आपको बोल रहे हैं इसको आप माइंड में सेट कर लो कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में आपको किसी अक्षर के विपरीत का अक्षर ज्ञात करना होगा तो 27 में से घटा कर आप निकाल लेना। अब देखो जैसे बात को समझिए। अरे मेरे भाई ए का उल्टा अगर हमको नहीं याद है तो ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। जैसे ए का 1, जेड का 26। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? पहले बात को समझिए। ऐसा इसलिए हुआ करता है ना, ऐसा इसलिए हुआ करता है ना, क्योंकि दोनों के आपका सुल्टा और उल्टा दोनों के पोजीशन का योग जो हुआ करता है वह 27 होता है। इसलिए इनवर्स का लेटर निकालने के लिए, उल्टा लेटर निकालने के लिए 27 में से घटा करके आपको निकाल लेना है ना। अगर नहीं भी याद होता ए का उल्टा तो ए का पोजीशन 1 होता है, 27 में से 1 घटाएंगे, जेड 26 हो जाएगा। हम चर्चा करें बी का पोजीशन कितना मेरे भाई? 2। नहीं इसका उल्टा याद है तो 27 में से 2 घटाएंगे, 27 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा? 25। अच्छा बताइए 25 में पोजीशन किसका होता है? 22 का, यानी बी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? 22। हम बात कर ले यम का, किसका बात कर ले? यम का। यम का उल्टा अगर निकालना है, विपरीत अक्षर निकालना है, यम का पोजीशन कितना चला मेरे? 13 हुआ करता है, 13 हुआ करता है 13। इसका उल्टा अक्षर निकालना है, विपरीत अक्षर निकालना है, नहीं याद है, 27 में से घटा के निकालेंगे। अच्छा बताओ 27 में से 13 चला गया, 14 यानी 14 हो जाएगा। 14 किसका पोजीशन है? यन का। तो ऐसा नहीं कि उल्टा निकालने के लिए आपको वह बात याद ही रखना हो, नहीं, केवल पोजीशन याद रखो, उल्टा आप निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे?
27 में से घटा करके। 27 में से क्यों घटाते हैं? क्योंकि उल्टा और सुल्टा दोनों का योग 27 होता है। एगो का मान मालूम होता है, दूसरा निकालने के लिए 27 में से घटा लीजिए। और हम बात करते हैं हम अगर के का पोजीशन कितना होता है? 11। अच्छा, तो इसका अगर इनवर्स निकालना है, 27 में से 11 जाए क्या हो जाएगा? 16। 16 में कौन हो जाएगा? आपका पी हो जाएगा। तो यह उल्टा निकालने का तरकीब हुआ मेरे भाई। क्या हुआ? यह हर लेटर का विपरीत अक्षर निकालने का तरकीब हमने आपको सिखा दिया। अगर वह बात नहीं भी याद है तो चलिए, तो जो बात हमने फाइनली यहां से आपको दिया वह दिया यह कि चला आज आपका काम है हर एक लेटर का पोजीशन तथा उसके विपरीत का अक्षर याद करना, है ना। विपरीत अक्षर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत का बात नहीं, लेकिन पोजीशन एकदम याद होना चाहिए कल के क्लास में। चलिए, अब इस चैप्टर का जो नाम आपने देखा था, पहला चैप्टर जिसका हमने शुरुआत किया, उसका नाम था चला कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम था? कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम था मेरे भाई? कोडिंग डिकोडिंग नाम था। तो पहले हम समझते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर का नाम कोडिंग डिकोडिंग है, जिसको सांकेतिक भाषा परीक्षण हमने बोला। तो आखिरकार यहाँ कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है, इसको समझेंगे पहले बात को। नहीं, यहाँ कोडिंग का अर्थ क्या होता है और डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है। देखो मेरे भाई, कोडिंग को पहले हम विवरित करते हैं। कोडिंग का हम पहले देखते हैं इसको कैसे, हम इसको क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कोडिंग का मतलब। देखो मेरे भाई, कोडिंग जो है किसी अर्थपूर्ण समझते हो ना, जिसको अंग्रेजी में मीनिंगफुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीनिंगफुल। किसी अर्थपूर्ण शब्द को यानी मीनिंगफुल वर्ड को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन, जिसका कोई अर्थ निकलता नहीं हो, अर्थविहीन यानी मीनिंगलेस शब्द में परिवर्तन करने की क्रिया को कोडिंग कहा जाता है। समझ गए बात को? कोडिंग का मतलब क्या हुआ कि जब कोई मीनिंगफुल वर्ड को यानी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार, नियम कुछ भी हो सकता है, एक जोड़ करके हो सकता, दो जोड़ करके हो सकता, 5 घटा के हो सकता, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, मतलब कुछ नियम के तहत जो है एक विशेष नियमानुसार अगर मीनिंगफुल वर्ड को, अर्थपूर्ण शब्द को अगर मीनिंगलेस वर्ड यानी अर्थविहीन शब्द में परिवर्तन कर दिया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोडिंग कहा जाता है। तो अब हम उपेक्षा करें कि कोडिंग आपको समझ में आ गया होगा। कोडिंग का मतलब हमने क्या बताया यहां कि जब कोई मीनिंगफुल वर्ड को यानी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन यानी मीनिंगलेस वर्ड में एक्सचेंज कर दिया जाता है तो यह प्रक्रिया को ही कोडिंग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, बाच एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसको आप समझते हो, जानते हो, आपके जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको घड़ी कहते हैं, इसी का सुई चलता है तो हमारा जिंदगी जो है चला करता है। तो बाच एक मीनिंगफुल वर्ड है, इसको एक विशेष नियम के तहत मीनिंगलेस में एक्सचेंज कर रहे हैं। कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं? देखिए, नियम होना चाहिए, कोई भी नियम हो सकता है। हम जैसे बाच लिखा, हम इसको राइट टू लेफ्ट अरेंज कर लिए। देखिए, पहले एच हो गया, फिर आपका सी हो गया, फिर आपका टी हो गया, फिर आपका ए हो गया, फिर आपका क्या हो गया? डब्ल्यू हो गया। तो एक नियम के तहत हमने परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन किया तो हमने देखा कि बाच एक मीनिंगफुल वर्ड था, लेकिन WHWCTAW का क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता है। तो जब कोई मीनिंगफुल वर्ड को एक विशेष नियमानुसार मीनिंगलेस में एक्सचेंज कर दिया जाए तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है चेला? कोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? कोडिंग कहा जाता है। और भी एग्जांपल आपके समक्ष है। देखिए, हॉर्स लिखा हुआ है, हॉर्स का अर्थ आप समझते हो, मीनिंगफुल वर्ड है, घोड़ा हुआ करता है ना। अब इसको मीनिंगलेस में एक्सचेंज कर रहा है, किस नियम के तहत? देखिए, इसमें एकक बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या हो रहा है चेला? 1 बढ़ा रहा है, H 8 I 9। फिर देखो O का 15, P का कितना चेला? 16। आगे देखिए, RS 1 बढ़ाया, फिर देखो मेरे भाई ST 1 बढ़ाया, फिर देखो मेरे भाई EF 1 बढ़ाया। यानी एक नियम हुआ, एक विशेष नियम के तहत जो है मीनिंगफुल वर्ड जो हॉर्स था उसको मीनिंगलेस यानी IPSTF का क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता है। मीनिंगलेस में एक्सचेंज कर दिया जाए तो ऐसी प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है। मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में एक्सचेंज करने की प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं। चलिए, अब बात करते हैं किसका? डिकोडिंग का। अब बात किसका करते हैं चेला? डिकोडिंग का करते हैं। देखो, कोडिंग का जस्ट इनवर्स यानी जस्ट उल्टा डिकोडिंग है।
कोडिंग का जस्ट उल्टा क्या है, डिकोडिंग है। यहां क्या कहता है डिकोडिंग, किसी अर्थविहीन यानी मीनिंगलेस, किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण मीनिंगफुल शब्द में परिवर्तन करने की क्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिकोडिंग कहा जाता है। देखिए अर्थविहीन जैसे लिखा हुआ है तो यहां दोनों बात लिखा हुआ होगा, मीनिंगलेस शब्द भी हो सकता है, अगर शब्द नहीं होगा तो अक्षर होगा। मीनिंगलेस में ऐसा लिखा जाएगा, मीनिंगफुल में तो वर्ड ही होगा। तो देखो किस वहां पर था कि मीनिंगफुल को मीनिंगलेस में एक्सचेंज किया जाता था, यानी अर्थपूर्ण को अर्थविहीन में एक्सचेंज किया जाता था एक नियम के तहत। लेकिन डिकोडिंग इसका जस्ट उल्टा है, यहां पर अर्थविहीन यानी मीनिंगलेस को, यानी कहने का मतलब मीनिंगलेस शब्द या अक्षर को अगर एक विशेष नियमानुसार मीनिंगफुल वर्ड यानी शब्द में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। किसी अर्थविहीन मीनिंगलेस शब्द या अक्षर को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल शब्द में परिवर्तन करने की क्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। उसका उल्टा यहां मीनिंगलेस जो है मीनिंगफुल में कन्वर्ट होता है। जैसे QNRD है, एग्जाम्पल को समझिए, यह मीनिंगलेस वर्ड या लेटर जो भी समझिए आप, इसको मीनिंगफुल में एक्सचेंज, रोज में एक्सचेंज किया। कैसे एक्सचेंज किया जा रहा है आप देखो ना, सब में एकक बढ़ा दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है चेला, एकक बढ़ता हुआ दिख रहा है, सब में एकक बढ़ा लीजिए, सब में जो है एक बढ़ रहा है, सब में एक बढ़ा करके लिख रहा है। तो कोई भी नियम होना चाहिए, एकक बढ़ा करके लिख दिया। यह मीनिंगलेस जो है यह मीनिंगफुल में एक्सचेंज हो गया, रोज यानी फूल, गुलाब का फूल। चलिए यहां जाओ, यह भी देखो मीनिंगलेस वर्ड है, इसको भी मीनिंगफुल में एक्सचेंज किया जा रहा है। कैसे एक्सचेंज किया जा रहा है उसका नियम समझिए। तो देखो जेड का इनवर्स है, क्या इनवर्स है, जेड का उल्टा ए, के का उल्टा पी, फिर देखो के का उल्टा पी, फिर देखो मेरे भाई ओ का उल्टा एल, और भी का उल्टा क्या हो गया, लव सिखा है ना, लव अपने आप में उल्टा पुल्टा है। तो नियम कुछ भी हो सकता है, हम बोले ना एक बढ़ा करके हम परिवर्तन कर सकते हैं, दो बढ़ा करके, पहले एक फिर दो, मतलब कुछ भी एक विशेष नियम के तहत परिवर्तन होना चाहिए। तो बस आपने समझा कोडिंग के बारे में, आपने समझा डिकोडिंग के बारे में। कोडिंग का मतलब हुआ कि जब कोई मीनिंगफुल वर्ड को एक विशेष नियम के तहत मीनिंगलेस वर्ड या लेटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ऐसी प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है। डिकोडिंग इसका जस्ट उल्टा होता है, जब कोई मीनिंगलेस वर्ड या लेटर को जो है, वर्ड या लेटर्स को जो है यानी शब्द या अक्षर को जो है किसी विशेष नियम के तहत जो है मीनिंगफुल वर्ड में यानी अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन कर दिया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मेरे भाई, डिकोडिंग कहा जाता है ना। चलिए तो आज हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताया। सबसे पहले तो हमने रीजनिंग का परिचय दिया, रीजनिंग को हमने बांट करके दिखाया, क्या क्या भाग होता है रीजनिंग का, हमने सब चीज समझाया। उसके बाद हम लोग जो शुरुआत की वर्बल रीजनिंग वो कोडिंग डिकोडिंग से शुरुआत किए, वहां हमने अल्फाबेट के बारे में परिचय दिया आपको। अल्फाबेट आप जानते भी थे, परिचय यह दिया, हमने बोला आपको पोजीशन याद रखना है, उसका इनवर्स लेटर यानी विपरीत अक्षर याद रखना है, फिर कोडिंग डिकोडिंग के बारे में समझाया। यानी इस चैप्टर का आपको विवरण हम पूरा दे दिए हैं। कल जो क्लास होगा मेरा वह इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 1 के प्रश्न पर चलेंगे कि कैसे कैसे इस चैप्टर से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम क्लास यही ब्रेक करते हैं, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे मैथ्स में हमने आपको बोला था कि मैथ्स आपको जिंदगी में अंतिम बार पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी आप जिंदगी में अंतिम बार पढ़ रहे हो, इसलिए आपको जितना आज बताए हैं उतना चीज का आप जा करके बैठ करके तुरंत रिवीजन करो। आप कॉपी शुरू से तैयार करते रहो ताकि बाद में एक बार आपके पास बोझ नहीं बने, क्योंकि मैथ्स में देखिए बहुत लड़का के लिए बोझ बन गया होगा जो शुरू से काम नहीं, क्योंकि उसमें 50-60 क्लास हो चुका है। इसलिए ऐसा रीजनिंग में ना करें, शुरू से ही आप काम करते चले, एक समय आएगा सब चीज आपके पास हो जाएगा, जानकारी भी पर्याप्त हो जाएगा, नौकरी भी लग जाएगा, आगे का जिंदगी भी आपका सुधर जाएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी कल, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।